ऑलराइट जी, नाउ वी गोना डू द थर्ड पोर्शन। जैसे मैंने आपको कहा था कि आमतौर पे तो दो पैसेज आते हैं, इसमें उन्होंने बिल्कुल इसको स्क्वीज करके तीन पैसेजेस डाल दिए इसके अंदर। बहरहाल कोई बात नहीं है। वी हैव सिंगापुर गाइड। इसमें अगेन आपके पास आर्टिकल है एंड यू कैन सी द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स। एंड आफ्टर दिस वी हैव फोर क्वेश्चंस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, सिंपली नजर आ रहा है कंप्लीट द नोट्स। और यहां पर हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है फिल करने की, वो मैक्सिमम 3 वर्ड्स की है। जब भी आइट्स में इंस्ट्रक्शन आती है ना, नो मोर देन 3 वर्ड्स, इसका मतलब होता है मैक्सिमम। मिनिमम कितने वर्ड का आंसर आ सकता है? 1 वर्ड का। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हर आंसर में तीन तीन वर्ड्स लिखने। इट कुड बी 1 वर्ड आंसर, इट कुड बी 2 वर्ड आंसर, इट कुड बी 3 वर्ड आंसर। इसमें कोई आंसर नंबर में आ सकता है। नंबर मीन्स न्यूमरल में लिख सकते हैं आप, न्यूमेरिक में नहीं लिख सकते। इंस्ट्रक्शन में नहीं लिखा हुआ। अगर कोई आंसर इसका न्यूमेरिक होगा भी ना, तो वो ऑलरेडी वहां पे टेक्स्ट में लिखा होगा। जैसे कि 13 है, तो THIRTEEN वहां पे लिखा होगा, क्योंकि आपने कॉपी एंड पेस्ट करना। गुड। आखिरी बात, आपके जो फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं ये भी सिक्वेंशियल ऑर्डर में होते हैं। इसीलिए अगर आप चाहें तो सारे पढ़ लें, चाहें तो सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ के या दो पढ़ के पैराग्राफ को सीक्वेंस में पढ़ें। यू विल फाइंड ऑल द आंसर्स। 4 क्वेश्चन है, मेरे ख्याल 5 मिनट दूंगा आपको मैक्सिमम। सर, सीक्वेंस में सर, यू गो मैक्सिमम 5 मिनट्स। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 11, आंसर क्या है इसका? आई कैचिंग लैंडमार्क। ठीक है, पहले हम इसका कीवर्ड बनाते हैं, साथ इसका वोकैब मैच करेंगे। द सिंगापुर मैरियट होटल इज डिस्क्राइब्ड एज एन। ठीक है, इसका कि होटल के बारे में कुछ कहा गया है। आपने कहा जी आई कैचिंग लैंडमार्क, इसका रेफरेंस कहाँ पे है? ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन। ठीक है, अब यहां पर फिर उन्होंने दिस का वर्ड यूज किया है। अभी मैंने आपको पिछले में बताया था कि देयर, दे, फॉर, दीज, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आंसर एक्चुअली ये पहली 3 लाइंस के अंदर है। द रूट begins just opposite the Orchard MRT station at the Singapore Marriott Hotel. This eye-catching landmark, ठीक है, लैंडमार्क बोलते हैं हम किसी ऐसी चीज को जो कि कोई चीज बनी होती है। तो फिर यहाँ पे इसका मतलब है कि होटल की बात हो रही है। Has a distinctive Chinese styled green roof and red pillars. So it means basically they were talking about the Marriott Hotel. तो हमारे क्वेश्चन में था कि मैरियट होटल को कहा क्या क्या डिस्क्राइब्ड एज। तो बेसिकली वो आई कैचिंग लैंडमार्क के तौर पे। अब आई कैचिंग 1 वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है, तो ये 2 वर्ड आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 12, पहले कीवर्ड मार्क करते हैं। द लैंड दैट टैंग बॉट वॉज लोकेटेड ऑपोजिट आ। अब यहां पर मिस्टर टैंग का नाम आ गया, ये प्रॉपर नाउन है तो ये एज इट इज लिखा होगा। द लैंड दैट टैंग बॉट, पहला कीवर्ड, वॉज लोकेटेड ऑपोजिट आ। ऑपोजिट का क्या मतलब होता है? ठीक है, यहां पर हम बात करें एक लैंड की। लैंड को हम प्लॉट भी कह सकते हैं, लैंड कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग का जिक्र नहीं आया। जब लैंड की बात आती है तो इसका मतलब है कि खाली जगह। गुड। जो भी लैंड टैंग ने खरीदी है उसके ऑपोजिट, ऑपोजिट मीन्स उसके सामने क्या है। गुड। अब आपने इसका क्या आंसर दिया मुझे? सेमेट्री। सेमेट्री क्या होती है? बाग, कब्रिस्तान। सेमेट्री इज कब्रिस्तान, करेक्ट हो। ओके जी, रेफरेंस कहां पे है? सेकंड पैराग्राफ की 5th लाइन के अंदर। यहां पे लिखा है जी द प्लॉट फेस्ड असिमेट्री। इससे बेहतर है कि एक लाइन पीछे चले जाते हैं। ठीक है, हम चले जाते हैं यहां से, मिस्टर टैंक का जहां पे नाम आ रहा है, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। सो विद रूफ टाइल्स brought in from his hometown in Soto province of China, Tang built a department store on what was then a cheap, isolated plot of land. आपके पास लैंड का रेफरेंस था, स्टोर तो बाद में बना है। द प्लॉट फेस्ड अ सिमेट्री, आगे लिखा विच इज कंसिडर्ड अ बैड ओमन इन चाइनीज कल्चर। अब एक्चुअली आंसर आ तो सीक्वेंस में रहे हैं। आपको एक और टिप देने लगू। हमें पता है कि ब्लैंक्स का आंसर सीक्वेंस में, अगर आप इसको सीक्वेंस में पढ़ेंगे तब भी मिल जाएगा। और क्वेश्चन के अंदर हमें एक बड़ा प्रोमिनेंट प्रॉपर नाउन दिया हुआ है, वो कह जाएगा आपका प्राइमरी कीवर्ड है, बाकी भी सारे कीवर्ड्स है क्वेश्चन के अंदर। टैंग, टैंग का वर्ड कहाँ लिखा था?
आपने ढूंढना था। यहाँ पे अगर आप जाएं तो आपको टैंग का वर्ड यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है। और जो मिस्टर टैंग है वो एक पेडलर थे। पेडलर क्या होता है? नहीं पता? पेडलर होता है फेरी वाला। हमारे यहाँ पे आते हैं हॉकर्स, स्ट्रीट पेडलर्स। ठीक है। लेस पेडलर क्या होगा? लेस क्या होती है? फीमेल्स। सीधा आ रही है, सूट नहीं बनवा रहे? लेस, ये वही लेस है जो आपने सूटों पे लगवाई है, लेस पे। ये एक्चुअली लेस बेचता था। साइकिल पे कह लें, रेडी पे कह लें, फेरी पे कह लें, जिस पे मर्जी कह लें। ये एक लेस पेडलर था। ये गली गली में जाके एक्चुअली लेसिस को सेल करता था। ठीक है। यहां से मिस्टर टैंक का रेफरेंस आया। जब आपके पास रेफरेंस आ जाता है किसी प्रोमिनेंट कीवर्ड का, और अगर वो वर्ड दो तीन जगह लिखा हुआ है, तो फिर ऑटोमेटिकली उनमें से किसी एक जगह पे आंसर होना चाहिए। यहां पर भी टैंग आ गया, यहां पर भी टैंग आ गया, और यहां पर भी टैंग आ गया, एंड सो ऑन। इसका मतलब कि मिस्टर टैंग के आसपास कहीं आंसर है, और यहां पर भी टैंग लिखा हुआ है। अब हमें अभी बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन पे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम बात कर रहे हैं। और अगर हमें पहला आंसर यहां से मिला है, तो इसका मतलब है कि मिस्टर टैंक का जो आंसर है ना, पहले दो तीन चार लाइंस के अंदर होना चाहिए। इसीलिए हमें इस जगह पे जाके रेफरेंस मिल जाता है। इसके बाद जो है वो फिर अगले बातें होंगी। सो सीक्वेंस याद रखना, ये आपकी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं। अगर आपको पता है कि आंसर सीक्वेंस में आने वाले हैं, प्रोमिनेंट कीवर्ड आपको मिल गया क्वेश्चन में, तो फोकस ऑन द लाइंस, यू विल फाइंड आंसर। गुड। ठीक हो गया, तो इसका आंसर था सिमेट्री। और क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर लिखा है जी, द डैश of the new tank building is very similar to that of the original building। ठीक है। अब क्वेश्चन बढ़ के समझ आ रही है कि दो बिल्डिंग्स का जिक्र आ रहा है, एक ओरिजिनल और एक न्यू। और यहां पर भी मिस्टर टैंक का वर्ड आ गया। अब जहां से हमने पढ़ना छोड़ा था, अव्वल तो उसको सीक्वेंस में लेके जाना है, और जहां जहां मिस्टर टैंक का वर्ड आएगा वहां वापस के आंसर की एक्सपेक्टेशंस है। इसका आंसर क्या है 13 का? ठीक है। आप में से काफी लोगों ने चाइनीज आर्किटेक्चर लिखा था, वो भी एक्सेप्टेबल है। मगर मैं आपको अब इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है। पहली चीज तो ये है कि अगर आपके पास वर्ड की लेंथ अवेलेबल है, जैसे 3 वर्ड्स, और आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट में वो कोई भी बात ऐसी नहीं लिखी जो कि आप रिपीट कर रहे हो, तो फिर अगर आपको लग रहा है ना कि ये 3 वर्ड्स का आंसर बन रहा है, तो यू पुट द 3 वर्ड्स आंसर। जानबूझ के नहीं डालने, मगर देखना होता है कि वो 3 वर्ड्स क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब हमने एक्चुअली दो बिल्डिंग्स का जो है ना कंपैरिजन देना है। और अगर हम इसको पैसेज पे लेके जाएं, बताएं कि आंसर कहाँ पे था? सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है। हम इसको ना यहां से पढ़ना शुरू कर देते हैं। टुडे टैंक्स इज वन ऑफ सिंगापुर's मोस्ट prominent and recognized homegrown department stores, proudly showcasing local fashion and household products। ये तो हो गया डिपार्टमेंट स्टोर में बिकता क्या। आगे का लिखे, इवन व्हेन द ओरिजिनल बिल्डिंग वाज torn डाउन इन 1982। ओरिजिनल बिल्डिंग का रेफरेंस आ गया जो कि आपके क्वेश्चन में मेंशन्ड है। टू गिव वे टू प्रेजेंट सुपर स्टोर, न्यू बिल्डिंग का जिक्र आ गया। प्रेजेंट का मतलब है कि न्यू, सुपर स्टोर एंड स्काई स्क्रेपर होटल, इट रिटेन्ड इट्स यूनिक चाइनीज आर्किटेक्चर। तो पुरानी और नई बिल्डिंग में फर्क क्या होगा? फर्क कोई नहीं है, उसका जो सिमिलैरिटी है उस पर क्वेश्चन था कि दोनों में सेम क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट उसमें सिमिलैरिटी है। तो उसका जो चाइनीज आर्किटेक्चर है ना, जो कि यूनिक है, वो उन्होंने मेंटेन किया, उसको रिटेन्ड। अब यहां पे क्या लिखा है? द डैश ऑफ द न्यू टैंक बिल्डिंग इज वेरी सिमिलर, वेरी सिमिलर, रिटेन्ड। न्यू टैंक बिल्डिंग इज स्काई स्क्रेपर, प्रेजेंट, सारा कुछ आ गया। और ओरिजिनल बिल्डिंग का वर्ड उन्होंने एज इट इज यूज कर लिया। तो मिसिंग क्या होगा? यूनिक चाइनीज आर्किटेक्चर। अब चाइनीज आर्किटेक्चर भी यहाँ पे आंसर आ सकता है, मगर यूनिक का वर्ड पूरी स्टेटमेंट में कहीं पे लिखा नहीं हुआ। और यूनिक जो है ना, उसको क्वालिफाई कर रहा है चाइनीज आर्किटेक्चर को। जैसे चाइनीज आर्किटेक्चर की भी एक यूनिक बात पे कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आंसर इज यूनिक चाइनीज आर्किटेक्चर। गुड। सो अगर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, और आपकी स्टेटमेंट में वो वाला वर्ड रिपीट नहीं हुआ हुआ, देन यू पुट दैट वर्ड टू मेक इट अ आंसर स्टेटमेंट। गुड। ऑलराइट जी, क्वेश्चन नंबर 14, आंसर क्या है इसका?
क्या लिखा? कंप्यूटर टर्मिनल्स। ये काफी जरा कॉम्प्लेक्स वे में उन्होंने बनाया था, इसका हम जरा कीवर्ड बना लेते हैं। एक्सेस टू सेवरल। एक्सेस का मतलब हो गया कि आपकी रसाई है वहां तक, और सेवरल का मतलब हो गया कई, एक से ज्यादा होने चाहिए। डैश एट द सिंगापुर एयरलाइंस सर्विस सेंटर। एट डी को उन्होंने जब बोल दिया तो इसका मतलब वो लोकेशन दे रहे हैं आप, जो भी आप बात करने लगे हैं उसकी लोकेशन सिंगापुर एयरलाइंस सर्विस सेंटर के पास। मींस दैट यू डोंट नीड टू वेट फॉर असिस्टेंस। अब अगर इस बात को मैं समझू, इसका क्या मतलब होगा? दैट यू डोंट नीड टू वेट फॉर असिस्टेंस। इसका मतलब है कि आपको किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि यहां पर कोई ना कोई ऐसा एक्सेस अवेलेबल है सिंगापुर एयरलाइन सर्विस सेंटर पे कि अगर हम वो यूज करते हैं तो वी आर नॉट नीड फॉर एनी असिस्टेंस। ठीक है? वो जो सेल्फ असिस्टेंस का वर्ड है ना, वो एक्चुअली इसके अंदर पैराफ्रेज्ड, क्योंकि आप सेल्फ असिस्ट कर रहे हैं, आप किसी की असिस्टेंस नहीं ले रहे। ओके जी, मुझे इसका रेफरेंस दे कहां पे इसका आंसर? लास्ट पैराग्राफ, एंड दिस इज द आंसर, कंप्यूटर टर्मिनल्स। हम जरा इसको पढ़ना शुरू करते हैं। एक्चुअली आंसर यहां से स्टार्ट हो। ठीक है? Apart from a wide range of shops and restaurants, there is also a Singapore Airline Service Center. कीवर्ड मैच हो गया हमारा, इसका एक आंसर आसपास है। क्या करता है सिंगापुर एयरलाइन सर्विस सेंटर? टू फैसिलिटेट बुकिंग्स एंड ऑफर इंफॉर्मेशन टू टूरिस्ट। अब ये जो सेंटर है, ये तो हेल्प कर रहा है। हमारे क्वेश्चन में हमने कोई ऐसी चीज फिलअप करनी है जिसके अंदर हमें हेल्प की जरूरत ही ना रहे, और एक से ज्यादा होने चाहिए। इसका मतलब है कि इस वाली लाइन में तो आंसर नहीं होगा। आगे क्या अवेलेबल है? ऑल्सो। अब ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट वर्ड था। जब भी आपका वर्ड आता है ना, ऑल्सो, फर्दर मोर, मोर ओवर, इन एडिशन, वो पिछले पॉइंट की एक्सटेंशन होती है। तो अब एयरलाइंस की बात कर रहे हैं, ऑल्सो लिखा तो इसका मतलब कि ये उसी की एक्सटेंशन है। ऑल्सो अवेलेबल आर अ नंबर ऑफ मीन्स सेवरल। क्या अवेलेबल है? कंप्यूटर टर्मिनल्स। किसके लिए? सेल्फ बुकिंग के लिए। सेल्फ बुकिंग मीन्स किसी की असिस्टेंस की जरूरत नहीं है। नाउ दिस इज वोकैब मैचिंग। ये कहां पे लिखा? क्वेश्चन के मुताबिक कि हमें जरूरत नहीं है, नंबर आ गया सेल्फ के लिए, और जो ऑल्सो का वर्ड है ये पिछली लाइन को कनेक्ट कर रहा है। आर वी गुड? अब एक टिप देने लगो। अगर आपको आंसर्स नहीं मिलते हैं ना, आप सिर्फ एक काम करना शुरू कर दें, जस्ट वन थिंग। सिर्फ पैराग्राफ को रीड करना शुरू करें और सेंटेंस टू सेंटेंस पढ़ा करें। पिछला जुमला और अगले जुमले की कनेक्टिविटी क्या है, आपस में जुड़ कैसे रहे। क्योंकि जब हम एक पैराग्राफ करते हैं तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन कनेक्टेड होती है। वो कनेक्शन ही तो ढूंढना आपने, कनेक्शन मिल गया तो आपको समझ आ जाएगी। एंड इफ यू आर लूजिंग द कनेक्शन, तो आप आगे आगे पढ़ते जाएंगे, पिछली बात की कोई समझ नहीं आएगी, फिर आप आंसर निकालना मुश्किल हो जाएगा। सो दैट्स द टेक्निक ऑफ लाइक कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन में आप सॉल्व तब करते हैं जब आपको पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग होती है, और पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग के लिए सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग पे जाना पड़ता है। हाँ जी, याद रहेगा? गुड।